चलो, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है कि वी डील विद न्यूक्लियस। इसमें लिखा है जैसे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of science which deals with nucleus of atoms as well as changes related within the nucleus is called nuclear chemistry। नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन भी कैसे होती है जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। जैसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन बताते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन होता है। अब देखोगे कि एटॉमिक नंबर जैसे है ना, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बैलेंस हो रहा है, देखो 6 = 7 - 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रोटॉन्स का बैलेंस हो गया। और हम मास नंबर बैलेंस करते हैं, तो मास नंबर इज नथिंग बट हम न्यूट्रॉन का बैलेंस देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड में 14 है और राइट हैंड साइड में भी 14 है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बच्चों। सिंपल है। नाउ रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली जो रेडिएशन है रिलीज करते हैं। मेनली हमें अल्फा बीटा गामा रेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। तो उनका जो एमिशन है उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। जो सब्सटेंस ये हार्मफुल रेडिएशन रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। और वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, हेवी न्यूक्लियाई होते हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है ना। ये दो टाइप की होते हैं। एक तो जो अपने आप रेडिएशन रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और एक ये कि हम क्या करा रहे हैं, नेचुरल एक सब्सटेंस है यहाँ पे, लेट्स से दिस इज अ सब्सटेंस, और यहाँ पे एक सब्सटेंस है जो कि ये रेडिएशन रिलीज कर रहा है नेचुरल। तो वो क्या कर रहा है, वो नेचुरल यहाँ पे रिलीज कर रहा है। जब ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला सब्सटेंस भी क्या हो गया, ये वाला सब्सटेंस भी ये रेडिएशन रिलीज करने लग गया। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, substance does not emit radiation by itself, but on falling radiation from natural radioactive substance, it start emitting radiation। ठीक है। इस तरीके से रहता है, अपने आप नहीं करता, बट अगर हम रेडिएशन डालेंगे उसके ऊपर तो वो भी रेडिएशन रिलीज करने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो बेसिक पार्ट। यस सर। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे हम। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो खेल। सर वो इलेक्ट्रॉन के नीचे -1 क्यों लिखा है? वो मतलब कार्बन के नीचे 7 लिखा है तो इलेक्ट्रॉन के नीचे भी 1 ही होना चाहिए ना, मतलब ई के नीचे। नहीं, तभी तो 7 - 1 तभी तो 6 आएगा। ये बीटा पार्टिकल होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है।
सर वो चार जगह मतलब -1। यस, ये बीटा पार्टिकल है। सर मतलब वो अ, तो कार्बन। -1 चार्ज है, -1 चार्ज है। अच्छा, चार्ज है। सर मतलब हर एक कार्बन अगर मतलब न्यूक्लियरली टूटेगा तो ऐसे ही टूटेगा। अरे यहाँ पे सॉरी नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन होता है। ओके सर। ओके, तो वो ओके, समझ गया। तो हाँ बोलो। आप एक और बार वो फिर बॉक्स को समझा सकते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गई कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे नाइट्रोजन था, कार्बन नहीं है, ये तो गलती से लिखा हुआ था। और ये बीटा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 चार्ज होता है उसका। ओके। और सर हमने लिखा है कि इन नॉर्मल रिएक्शन एटम्स एंड चार्जेस पार्टिसिपेट, हम लोग क्या मतलब प्राइमरली इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ना रिएक्शन, हम लोग एटम्स एंड एटम्स चार्जेस। एंड चार्जेस, ठीक है, एटम्स एंड चार्जेस बैलेंस करते हैं, बट अल्टीमेटली तो हम इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस कर रहे हैं हाँ, हाँ, इसमें इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं और इसमें हम इसमें न्यूक्लियस बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन सब कुछ है। इसमें प्रोटॉन्स और, देखो, इफ यू आर बैलेंसिंग प्रोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस हो ही रहे हैं, बट हमारा मेन फोकस किस पे है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे। ओके, गॉट सर अभी बैचलर लोकेशन का भी मेल आ गया। अरे वाह, क्या मिल रहा है भाई किसी को? आज एक बात बताओ, विज मॉर्निंग कितने लोगों को मिल रहा है, रेज योर हैंड। अच्छा, एक ही जन को मिल रहा है क्या? ऑल राइट। कितने लोग COC 1 में ही हैं और इसी बैच में हैं, वो रेज योर हैंड। मौलिक, आपको क्या मिला है? सर COC 1। अच्छा, आपने हैंड रेज नहीं किया, सर कर रखा है। दिखाई नहीं दे रहा। एनीवे, रश्मि आपको क्या मिला बेटा? इवनिंग। इवनिंग वेज। ऑलराइट। काफी सारे लोग तो इसी बैच में ही हैं। ऑलराइट, ठीक है। लक्ष्य को क्या मिला है चिन्ह? सर यही वाला मिला है। ये वाला मिला है। मैंने फाइनली प्रेफरेंस में ही पहले ये डाला था। ऑलराइट, ठीक है। पार्श्वद आपको क्या मिला है बेटा?
सर मुझे सीओसी नून मिला है। ये से नून मिला है। Alright. सर बट मैं उनको बोलने वाला हूँ कि अगर हो सकता है तो, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग हो सकता है मेरे लिए प्रॉब्लम, क्योंकि मैं दूर से आता हूँ बहुत। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो एक देखो अभी जो साइड दिखा। चलो देखो नेक्स्ट है हमारा अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में। तो ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, जो ये सब रिलीज करता है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया बेटा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो रेज नेगेटिव टर्मिनल की साइड गई उनको बोला गया अल्फा रेज। ये 2He4 है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, हीलियम+2 चार्ज वाले होते हैं। तो ये अल्फा रेज है। जो पॉजिटिव टर्मिनल गई उनको बोला गया बीटा पार्टिकल्स। इनको -1 E0, इनका चार्ज नेगेटिव होता है। और जो विदाउट एनी डेविएशन को गई उनको बोला गया गामा। तो इसका मतलब गामा क्या है बेटा, न्यूट्रल है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा गामा की फटाफट पढ़ लेते हैं। मास अल्फा का 4 mu रहता है। बीटा का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, गामा का मास लेस होता है। चार्ज इसमें +2, इसमें -1 और इसमें न्यूट्रल। आइडेंटिटी इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2He4, इसको -1 E0, इसको गामा की तरह ही लिखते हैं। स्पीड जो है अल्फा की 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है। और इसकी नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। पेनिट्रेशन पावर जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, ठीक है। आयनाइजिंग पावर होता है कि दूसरे को आयनाइज करना। आयनाइजिंग पावर इज आयनाइज टू आयनाइज अदर एटम्स, मतलब रिमूवल ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। तो जब ये रेज इंटरेक्ट करती हैं उन एटम से तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। इसमें हम रिलेट करते हैं मास से। तो जिसका मास ज्यादा है उसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा है, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग। कोई डाउट आए तो पूछ लेंगे। देखो बेटा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही आता है ये। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो वेटेज है वही है। ये समझो कि ऑल्टरनेट क्वेश्चंस आते रहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। हर साल जरूरी नहीं है, मतलब मेंस में तो कोई ना कोई शिफ्ट में आता ही आता है। बट एडवांस में हर साल नहीं आता है। एक साल छोड़ के एक साल ऐसे आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन। सर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिस कंटेनर में रखा है वो लेड का बना होता है क्या? यस बेटा, वो लेड का बना है। तो हाँ हेलो बोलो सर, बेटा। वो हीलियम 2 उसके ऊपर अपने ब्लू में क्या लिखा है? 4 है बेटा, वो 4।
सर इन चीज़ों को हमने मास कैसे डिफाइन किया, 4 AMU वगैरह? बेटा यार हीलियम का तो 4 mu ही होता है ना। अ, ओके, तो वो हीलियम के हिसाब से। यस। अच्छा, इसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड में इसलिए रखते हैं क्योंकि लेड जो है वो रेडिएशन ब्लॉक करता है। जो ये रेडिएशन रिलीज करता है ना, ये तो हर साइड से रेडिएशन रिलीज करेगा, तो ये इन रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है। ये लेड है। ठीक है। सर वो आइडेंटिटी, गामा की आइडेंटिटी में क्या लिखा समझ नहीं आ रहा। गामा ही है बेटा, गामा कैसे लिखते हैं वैसे मतलब उसी को आइडेंटिटी नहीं है, जस्ट गामा ही लिख देता हूँ अपन। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चल।
अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है कि सर, ये न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, राइट? सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब हम एटम जो है उसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियस रहता है बीच में, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर रहते हैं, 10⁵ का गैप होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है? तो इतना ज्यादा गैप है वहां पे, और इलेक्ट्रॉन बहुत ही डिस्पर्स्ड होके रहते हैं। हम एटम के रिस्पेक्ट में बात करें, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। तो इलेक्ट्रॉन एकदम दूर दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन है। अब हम बात करें न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच में भी रिपल्शन होता होगा, बट वो तो बहुत ही स्मॉलर डिस्टेंस पे रह रहे हैं। फिर ऐसा क्या हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर कि न्यूक्लियस इतना स्टेबल है, इतना स्ट्रांग है? ठीक है? वहां पे एक नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो प्रोटॉन्स 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 न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और वो उनको होल्ड करके रखता है बहुत, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनफैक्ट 40 to 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एवरेज, सॉरी, जो एवरेज जो है वो 40 to 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन 40 to 50 टाइम्स मोर देन दिस नॉर्मल कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है वो 137 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इतना ज्यादा डिफरेंस है न्यूक्लियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दैट, फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करके रख रहा है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑल राइट, राइट इट डाउन। सर अगर ये फोर्स इतना स्ट्रांग है तो इसका कुछ इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स पे भी होता होगा? नहीं नहीं, न्यूक्लियस के अंदर ही ऑपरेट करता है। जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस न्यूक्लियस के अंदर ही ऑपरेट करता है, उसके बाहर ऑपरेट नहीं करता। सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में है क्या? प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 तीनों के बीच में। ओके ठीक है। डन। नेक्स्ट लिखो।
cause of radioactivity. सर कूलम्बिक फोर्स मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में है। ये Q1 Q2 upon R square. ठीक है। अच्छा, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये कैसे होता है कि रेडियो एक्टिविटी अकर्स व्हेन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई emit radiation. It happens when the forces between the particles in the nucleus are unbalanced. कि यहाँ पे जैसे मान लो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड कर, मतलब बेसिकली उनके रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर वो रेशियो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो फिर वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है। जैसे आगे लिखा भी हुआ है, एन एक्सेस ऑफ ईदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिखा हुआ एन बाई पी रेशियो लेस देन और ग्रेटर देन डिजायर्ड creates extra energy making the atoms unstable. Thus the unstable nucleus emit radiation to reach stability. ठीक है। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो रेडिएशंस एमिट करता है। समझ में आया? सर वो खाली एमिट क्यों करता है, एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर लेता? मतलब एब्जॉर्ब भी क्यों नहीं करता है ऐसे? अब्जॉर्ब करेगा कहाँ से? अच्छा करते हैं क्या? अब्जॉर्ब करेगा कहाँ से? अच्छा कहाँ? भाई वो एमिट तो कर सकता है अपना ही, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसको ही थोड़ा सा, क्या नाम है, उसकी एनर्जी जो है बाहर निकाल सकता है। बाहर से लेकिन कहाँ जैसे से सराउंड, एनर्जी? अच्छा नहीं, ओके ओके, समझा समझा। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना भाई उसको। हाँ हाँ। देखो ये आता है बेटा, एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हमारे पास वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है एंड एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ये हमारा 45 डिग्री के एंगल पे हमने एक डॉटेड लाइन बनाई है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे ये मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो जब ये प्रोटॉन 20 रहते हैं तो ये यहाँ से कहीं से स्टार्ट होता है ऐसे। ठीक है। और फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, ये इनका जो जोन है, मतलब ये जो पार्ट है, स्टेबिलिटी जोन है बेटा, ये बढ़ता जाता है, लाइक दिस, ये ऐसे बढ़ता है। ठीक है। तो इस जोन के अंदर अगर आपका रेशियो लाइक कर रहा है तो वो न्यूक्लियाई स्टेबल है। अगर इस जोन के इस साइड या इस साइड है न्यूक्लियाई, एन बाई पी का रेशियो, तो वो अनस्टेबल है और वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम बैंड ऑफ स्टेबिलिटी और जोन ऑफ स्टेबिलिटी, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है। अभी जैसे क्या है, जैसे एटॉमिक नंबर जिसका कम है ना, तो जैसे 1 to 20 के लिए हमको एन बाई पी रेशियो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब कम होता है स्टेबिलिटी के लिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया, बोला गया है, फॉर एटॉमिक नंबर अप टू 20 एन बाई पी रेशियो फॉर स्टेबल आइसोटोप लाई इन द रेंज ऑफ 1 से 1.1। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, ये जो रेंज है ये बढ़ती जाती है। फॉर हैवियर आइसोटोप एन बाई पी रेशियो फॉर स्टेबल आइसोटोप्स में बी एज हाई एज नियरली 1.5, अब 1.5 से 1.6 भी बोल सकते हैं, 1.6 तक जाता है वैसे तो।
1.5 के आसपास बोलने का मतलब है कि 1.54 1.53 यहाँ तक जा सकता है। ठीक है। तो जो इस बैंड ऑफ स्टेबिलिटी में जो आइसोटोप रहते हैं वो स्टेबल होते हैं, जो नहीं रहते वो अनस्टेबल रहते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हमारा देखो बढ़ता जा रहा है, इसका ये जो जोन है वो भी बढ़ता जाता है। और वो ग्राफ उतना अच्छे से डिपिक्ट नहीं कर रहा है, बट आप इस तरह को ऐसे मान लो कि ऐसे कुछ है। ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ये इनका गैप बढ़ता जाता है जोन। ऑल राइट। समझ में आया बच्चों? सर उस रेंज से कम हुआ तो भी वो रेडियो एक्टिव होगा ना? यस यस। ओके सर। और सर वो 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे स्टार्टिंग में है और फिर बाद में वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना? हाँ, फिर वो N/P रेशियो इंक्रीज हो रहा है। ओके सर। सर आप ये ग्राफ वापस एक बार क्लियरली बना सकते हो क्या? खैर ग्राफ का मतलब इम्पोर्टेंस बस इतना ही है, स्टेबिलिटी जोन बताने के लिए। ऐसे ग्राफ पे कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं, मैं आपको ऐसे बना के बताऊँ। पहले ऐसे रहता है और फिर इसका ये रेंज बढ़ता रहता है। सर 1 सेकंड कॉजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी दिखा सकते हो? ठीक है, ठीक है। और फिर ये बढ़ता चला जाता है like this, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है। खैर ठीक है, इट्स ओके। इतना ज्यादा वो नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि यार 20 के लिए 1 to 1.1 रहता है, और फिर उसके बाद से मतलब बढ़ता जाता है रेशियो, 1.5 1.6 तक चला जाता है। सर, बोलो। तो सर आप ऐसा बोल रहे हो ना कि जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो बैंड ऑफ स्टेबिलिटी ज्यादा वाइड होता जाता है, मतलब ज्यादा स्कोप है उसके पास। यस यस। ओके, गॉट इट, थैंक यू। फिर बैंड ऑफ स्टेबिलिटी और जोन ऑफ स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं। ये खैर 1.6 तक लिख सकते हो आप।
चलो हो गया। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट। अब आता है कि एन बाई पी रेशियो के बारे में हमने पढ़ा कि यार एन बाई पी रेशियो कम ज्यादा होने की वजह से इंस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो पहला केस है जब एन बाई पी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है। उस केस में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। इस केस में न्यूट्रॉन्स लिखा हो ना, गलत लिखा हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना वो ज्यादा होते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन जो है ना बेटा वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया बाई बीटा पार्टिकल एमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कार्बन का 14 आइसोटोप है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एन बाई पी 8/6 है विच इज टू मच फॉर कार्बन। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो उसका न्यूट्रॉन एक जो है ना वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, और बीटा पार्टिकल का क्या हो गया, एमिशन हो गया। ठीक है, राइट इट डाउन। सर मतलब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ज्यादा देर तक उनके स्टेट में नहीं रह सकते, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे हमेशा। यस यस बेटा, डिसइंटीग्रेट होंगे, टूटेंगे वो। सर वो कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है या मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए वैसे लिखा हुआ है, मतलब नहीं नहीं, समझ। कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है भाई। कार्बन का हेवियर आइसोटोप है ना, वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके। ओके सर। देख लिया बच्चों। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, यस सर। हाँ बोलो। अगर एक सैंपल है हमारे पास ये बहुत हैवी आइसोटोप का, तो फिर वो टूट पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा क्या? हाँ टाइम लगता है उसमें, स्लो प्रोसेस होता है, बट वो टूट टूट जाता है। अच्छा। केस टू है बेटा जब एन बाई पी रेशियो कम है, लो है। तो उस केस में पहला इसमें आता है बाई एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। जैसे यूरेनियम जो है वो थोरियम में ब्रेक हो जाता है और अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। यहाँ पे आप देखोगे द रेशियो इज 146/92। इट इज लेसर देन 144/9। यहाँ पे एन बाई पी रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखोगे, ठीक है। एक तो होता है अल्फा पार्टिकल का एमिशन, दूसरा होता है भाई एमिशन ऑफ पॉजिस्ट्रॉन। पॉजिस्ट्रॉन का सिंपल सा मतलब है पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को ऐड कर दिया बेटा, +1 E0, जो एंटी बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, उसका 13 वाला आइसोटोप है, 6/7। यहाँ पे आप देखोगे N/P जो है ना वो बहुत कम है।
तो ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और इसका एनडाईपी रेशियो देखो बढ़ गया। यहाँ पे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आपका प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा है। ठीक है, राइट इट डाउन। डन। यस सर।
यस सर। देखो पॉजिट्रॉन कभी कभी है ना रिलीज नहीं हो पाता है। उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है, सिंपल वर्ड में बताऊं तो आपका जो न्यूक्लियस है वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को खा जाता है। सिंपल सा मतलब ये है। तो यहाँ पे ऐसे रहता है। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे है न्यूक्लियस, ये ऐसे है और ये ऐसे है। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं बेटा, 7। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये इस न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल होता है कि और पॉजिट्रॉन रिलीज नहीं हो पा रहा, तो इस इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, कैप्चर कर लेता है के शेल के। और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। ट्रांजिशन देख रहे हो बेटा। 1 सेकंड देना बेटा, लिखना एक बार। अच्छा यहाँ पे क्या है, हाँ, के शेल का इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस कैप्चर कर ले रहा है, तो जो दूसरे शेल का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाता है। अब मान लो मल्टीपल शेल हो तो वो इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा और फाइनली आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। आपका देखो ना यहाँ पे, कार्बन बन गया नाइट्रोजन, लाइक दिस। ठीक है। और इस ट्रांजिशन में, ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन से आप एक्स रेज रिलीज होती है। ये जो ट्रांजिशन है, मैं लिखवाता हूँ ये स्टेटमेंट। आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये बताओ पहले। हाँ सर। सर वो कैप्चर कर लेगा तो न्यूक्लियस मतलब टूट नहीं जाएगा क्या? टूटेगा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो फिर वो मतलब डिस्कार्ड हो जाता है एटम से वो इलेक्ट्रॉन। डिस्कार्ड नहीं होता है, आपका प्रोटॉन का नंबर कम हो गया, आप देखो। और वो क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया बेटा आपका। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, 7। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 6। न्यूट्रॉन कितने हैं, 7। समझ में आया। वो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के एक यस, न्यूट्रॉन। न्यूट्रल हो गया। फ्रॉम दीज ट्रांजिशंस एक्स रेज आर एमिटेड। सर ऐसे तो फिर ये आयन बन जाएगा ना? आयन नहीं बनेगा, यही तो बात है यार। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है। और न्यूट्रलाइज होके क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है सर। ओके सर। हो गया बच्चों। हाँ सर। 1 मिनट सर।
डन। हाँ सर। अच्छा। नेक्स्ट आता है अल्फा पार्टिकल एमिशन। मतलब बस बताने के लिए, अल्फा पार्टिकल एमिशन में क्या होता है, आपका जो जेड है, एटॉमिक नंबर है, वो 2 से कम होता है और एटॉमिक मास 4 से कम होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट और इसको बोलते हैं डॉटर एलिमेंट। बीटा पार्टिकल एमिशन में क्या होता है, आपका जेड जो है वो 1 से बढ़ जाता है, ए सेम रहता है। तो इसी के बेसिस पे बेटा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपका अल्फा पार्टिकल एमिशन हो रहा है तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है डॉटर एलिमेंट का। 2 से कम हो जाता है मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ग्रुप नंबर 2 से कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जीडीएल, daughter element formed by emission of alpha particles occupies 2 position left, and daughter element formed by emission of beta particle occupies 1 position right compared to parent element। है ना। बस इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ग्रुप डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट है, अल्फा क्या होगा, 2 कम हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, 1 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बच्चों, राइट इट डाउन।
डन बच्चों। एक मिनट एक मिनट। डन सर। सर आप ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट वाला थोड़ा वापस एक्सप्लेन करोगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ नहीं है, जैसे मान लो आप 15 ग्रुप में हो, ठीक है, हाँ। और आपने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया, तो आपका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, तो आप किस में चले गए? ग्रुप 13 में चले गए। ग्रुप 13, हाँ। बस बीटा पार्टिकल अगर किया तो 16 में चले गए। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। सर ये इनिशिएट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है या ऑटोमेटिकली हो जाता है? ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ओके सर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके सर। अभी देखो, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल है कि एक हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई है, और वो क्या कर रहा है, वो दूसरे डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है बाय रिलीजिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। तो हम क्या करते हैं भाई, एटॉमिक मास बैलेंस करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास बैलेंस करो। ए इज इक्वल टू A1 प्लस 4x प्लस 0। ठीक है, यहाँ से x आ गया। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी एटॉमिक नंबर्स वाली, z इक्वल टू Z1 प्लस 2x माइनस 5। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप y निकालोगे। y क्या बेटा, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। इन फॉर्मूलाज को याद नहीं करना है। आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पहले बैलेंस करेंगे, फिर एटॉमिक नंबर बैलेंस करेंगे, तो अपने आप आ जाएगा, है ना। इन फॉर्मूलाज को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो लिख लो फटाफट। हो गया। हाँ सर। हाँ सर।
चलो, इन दोनों में अल्फा बीटा पार्टिकल निकालो कितने आ रहे हैं। आंसर नहीं आ रहा क्या अभी तक? फिर पहले वाले के लिए 8 और 6। हम्म, सही है। देखो सर वो इसमें पहले पहले, वाले में y के बाद क्या लिखा हुआ है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा वहाँ वो तो वाई बीटा पार्टिकल होगा ना यहाँ पे। पे। ओके सर। तो यहाँ पे 92 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में 92, राइट हैंड साइड में 82, 7 and और ये 4 सर। 8 आ गया। 8 into 2 इज इक्वल -5। यहाँ से y इज इक्वल टू 6 आ गया। सर अगला वाला 7 and 4। 7 and 4 बहुत ही सिंपल है बेटा, कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो भाई। चलो, कुछ पॉइंट्स हैं स्टेटमेंट वाले, वो फटाफट लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एमिशन ऑफ दीज रेज कैन नीदर बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज बाय चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इनका रेशियो सेम रहेगा। दूसरा, ये रेडियो एक्टिव डिके जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। दूसरा आता है मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स क्या होते हैं? द न्यूक्लियाई विद 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर पर्टिकुलरली स्टेबल। जैसे लेड है, लेड के पास क्या है ना, प्रोटॉन 82 है, न्यूट्रॉन 126 है, इनके पास दो मैजिक नंबर्स हैं। टू मैजिक नंबर्स हैं इसलिए हाईली स्टेबल है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के पास भी दो मैजिक नंबर्स हैं और हाईली स्टेबल है। ठीक है। ये बस एक पैटर्न नोटिस किया और कुछ नहीं। फटाफट लिखो बच्चों। सर इनमें स्टेबिलिटी ऑब्जर्व की इसीलिए इनको मैजिक नंबर्स बोलते हैं क्या? यस बेटा।
हो गया? हाँ सर। ऑल सर 1 मिनट। सर लक्ष्य ने हाँ बोला है सर, आगे मत लीजिए। क्या मैं भूल गया था? लक्ष्य, आप नींद में भी हाँ सर बोलते हो क्या? क्या? सर नींद ये में भी कैसा हाँ डाउट सर है ही सर? बोलते हो क्या? अरे नहीं सर। सर पहली बार ये जिंदगी में नहीं सर बोला है अभी। हाँ सर। अच्छा यार, लक्ष्य हमारी क्लास में है यार। एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए क्लास में। सर ये मैजिक नंबर के केस में दोनों होने चाहिए या कोई एक रहा तो भी चलेगा? कोई एक रहा तो भी चलेगा बेटा, बट हमने जो एग्जाम्पल लिए ना वो दो वाले लिए। जैसे आपका यूरेनियम है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, ये सभी को पता है बेटा। तो हाँ। यूरेनियम जो है वो बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेट होते 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 लास्ट में वो लेड पे रुक जाता है, क्योंकि लेड हाईली स्टेबल है। ओके सर। प्रणव, आप कहाँ बैठते हो क्लास में? सर मैं वो अकेले वाले बेंच पे बैठता हूँ। अच्छा, उस साइड घुंघराले बाल हैं क्या आपके? सुनीत के आगे। सुनीत क्या गया? अच्छा, चल। नेक्स्ट आता है बेटा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये देखा गया कि यार जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का वो कम होता है देन सम ऑफ मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे एटम के अंदर क्या होता है बेटा? एटम के अंदर अपने प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इन तीनों के मास का सम ले लें तो वो एटॉमिक मास के बराबर आना चाहिए, राइट? यस यस। और नो? यस सर। यस ठीक है। सर। बट देखा गया कि ऐसा नहीं होता है। जो एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास होता है वो कम होता है। देख रहे हो, ये एक्सपेरिमेंटल है ऑक्सीजन का मास, और ये कैलकुलेटेड है। इसमें मास ऑफ प्रोटॉन लिया गया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिया गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया गया है, ये सब 8 है बेटा। सर पर हम लोग तो इलेक्ट्रॉन का मास लेते ही नहीं एटॉमिक मास काउंट करते वक्त। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास इसमें नहीं भी लोगे ना तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम होता है। सर पर तो जो ये फर्क पड़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से ही पड़ रहा है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं इतना नहीं वेरिएशन पड़ता, तो भी नहीं आएगा। तो भी नहीं आएगा। अगर आप ऐसे करोगे ना तब भी इतना ही आएगा। ये ओके आ ओके सकता है कि 16.229 ऐसे कुछ आ सकता है। ओके ओके ओके। तो ये जो मास लॉस हुआ है इसको बोलते हैं बेटा मास डिफेक्ट। ठीक है। तो ये मास डिफेक्ट जो है ये हो क्यों रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हम इंडिविजुअली जब पार्टिकल का मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसे इंडिविजुअल तरीके से देख रहे हैं। कि मान लो हमारे पास एक बास्केट है, उस बास्केट में हमने 2 एप्पल रखे, 2 बनाना रखे, उनका मास जो है उन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पे वैसा हो नहीं रहा ना। आपके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मिलके क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियस बना रहे हैं एटम के अंदर। और न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जो कि बहुत ज्यादा होता है। और आपको पता है कि जब भी बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो ड्यू टू अट्रैक्शन उस सब्सटेंस का मास थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। अब ये जो मास लॉस होता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं बेटा मास डिफेक्ट। और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये जो मास लॉस हुआ है ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्वेशन नहीं लगता है। आपको याद हो तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन नहीं लगता है, याद है आपको? मोल यस कॉन्सेप्ट में सर। पढ़ाया था हाँ याद है। कि यहाँ का जो मास लॉस है ना बेटा, वो कन्वर्ट किस में हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। लॉ ऑफ
मास ऑफ कंजर्वेशन। एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है। और उस एनर्जी को बोलते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है। और ये बेटा आइंस्टाइन इक्वेशन से निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सिंपल करने के लिए क्या बताया मैंने कि डेल्टा एम अगर 1 AMU है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उतना ही स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस का बेटा। ठीक है। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल है। राइट इट डाउन। ये कैसे, ये नहीं समझ में आया, मतलब जितनी एनर्जी रिलीज होगी मतलब उतना मास कम होगा ना फिर। नहीं उस तरीके, जो आपका जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना वो स्टेबिलिटी के बेसिस पे है। ओ ओके सर, ठीक है, समझ गया। और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा आपका एनर्जी उतना ही कम होगा, और एनर्जी जितना कम होगा, डिफरेंस डिफरेंस की बात करें तो इसका मतलब उतना ही क्या नाम है आपका बाइंडिंग एनर्जी होगा। हाँ सर, समझा। अनुषा बोलो। सर आपने एक स्टेटमेंट कहा था कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो अ, फिर अपने वो आधा कट गया, वो मुझे सुनाई नहीं दिया था। मास लॉस हो जाता है बेटा उसमें थोड़ा सा। सर वो स्टेटमेंट का हमने बेसिस पहले किया है क्या, या फिर आपने अभी बताया? ये हमने वहां पे अगर शायद पैरामैग्नेटिक में मैंने बताया नहीं बताया याद नहीं है, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं जब उनको हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं तो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन उनका मास कम हो जाता है। अच्छा, ओके। तो जो मास कम होता है वो एनर्जी, उसमें भी एनर्जी से निकलता है? नहीं नहीं, वो अट्रैक्शन की वजह से बेटा कम हो रहा है मास। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। सर मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि मतलब ऐसे भी कोई एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे कि जिसमें प्रोटॉन्स के अंदर का भी जैसे फर्दर बेक वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे, तो जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स मिले थे, कोई क्वार्क्स नाम से कुछ तो था, उसका मास भी मतलब प्रोटॉन के मास से 1.5 टाइम्स था। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, मतलब कि मतलब उसके पीछे भी यही रीजन होगा क्या? यार बहुत सारी चीजें हैं यार, है ना। लेट्स नॉट डिस्कस इट हियर। कोऑक्स, एंटी कोऑक्स, न्यूट्रॉन पार्टिकल, पता नहीं क्या क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। हम तो बस बहुत ही बेसिक वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, है ओके। ना। और वहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, हम्म। वो बहुत डेप्थ में चला जाता है, कोऑक्स, एंटी कोऑक्स, न्यूट्रॉन पार्टिकल। ओके। मीजोन पार्टिकल थ्योरी पढ़ना कभी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना वो गेम खेलते हैं बेटा न्यूक्लियस के अंदर। जैसे अपन कैच कैच खेलते थे बचपन में, याद है। हाँ। सर याद है सर। वैसे ही वो कैच कैच खेलते हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल एक दूसरे को फेंकते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर स्टेबिलिटी आती है। मतलब जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात आती है वो पाई मीजोन पार्टिकल की वजह से आती है। कि पाई मीजोन पार्टिकल, प्रोटॉन क्या करता है, वो पाई मीजोन पार्टिकल न्यूट्रॉन को देता है, न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन को देता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को देता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को देता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस exchange of pi meson particles they get extra stability, एंड उसी की वजह से पूरा न्यूक्लियस काफी स्टेबल होता है, और उसी को हम बोलते हैं मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। ओके। तो सर हमने जो ज्यादा मैक बात नहीं की। क्या बोल रहे हो। सर जो मैक्रो लेवल की केमिस्ट्री है उसको ये बहुत सारे अलग अलग तरह से ये डिफाई कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीजों में इसको एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना एटॉमिक केमिस्ट्री को।
एटॉमिक केमिस्ट्री समझा ही नहीं आपकी बात यार सुन। सर मैं कह रहा था कि जो हम नॉर्मल केमिस्ट्री जो स्टडी करते हैं उसमें जो लॉज और वो सब है उन्हें बहुत सारे तरीकों से ये मतलब ये एक्सेप्शन हाँ, है उन लॉज के लिए। यस यस यस, ये तो बहुत ही अलग है बेटा। न्यूक्लियस के अंदर अभी पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं यार, हम तो उसका बहुत ही कम पार्ट पढ़ते हैं इस लेवल पे। सर अपने क्लास में वो ईशान है ना? हाँ, इंग्लिश में बात करता है। रियो। हाँ हाँ, उसको बहुत नॉलेज है इसके बारे में, वो मुझे बता रहा था उस दिन, मुझे कुछ समझा नहीं वैसे। भाई यार वो यही सब पढ़ता होगा यार, पता नहीं आगे जाके क्या बनेगा। सर वो यही- सरफेस साइंटिस्ट जो होते हैं ना, उस टाइप का लगता है मुझे तो। हाँ वैसा ही है यार वो। साइंटिस्ट ही उसको सूट करता है भाई। हाँ। वो याद है ब्यूटीफुल माइंड, किसने मूवी देखी है? स्टीफन हॉकिंग। ब्यूटीफुल माइंड स्टीफन हॉकिंग की थोड़ी है, वो दूसरी मूवी है। आप लोगों ने ब्यूटीफुल माइंड नहीं देखी? जिसमें नहीं सर वो 7 एक्सरे, वो ऐसा कुछ होता है कि मतलब 7 तरह के रेज में वो देख सकता है, वो क्या? अरे मतलब उसको एक डिजीज भी होती है और वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट होता है, मैथमेटिशियन। ओके। मतलब वो थोड़ा, लटका हुआ उसको था। एक नोबेल लॉरेट रहता है वो। और उसके ऊपर है, बहुत ही अच्छी मूवी है। उसमें भी वो साइंटिस्ट मतलब ऐसा अपने लियो जैसा ही रहता है वो थोड़ा। सर और संभल के उसको, भी रहना पड़ता है उससे, वो चाकू लेके घूमता है बैग में। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी सर बातें मत सच्ची करो। में। सर सर ऐसी बातें मत करो, नहीं सर सच्ची बोल रहे हैं हम लोग सर। सच बोल रहे हो क्या तुम? वो तो ऐसा ही रखता होगा यार कुछ सच में थोड़ी सर चाकू आज थोड़ी है आज वहां वो पे। हाँ सर। सर आज तो वो सर वो उंगली काटने की मशीन देते वो लेके आया था। अबे नहीं सर, यार वो ये, पाइलर होता है ना, वो अपना वो स्क्रू पकड़ने का, हाँ। वो लेके आया था और उससे वो पेंसिल पकड़ के शार्प कर रहा था सर। अबे यार, चलो यार उसके पता नहीं क्या, इसका केस बहुत अलग है यार। सर मैंने तो लक्ष्य को खैर, कोई तो टक्कर दे रहा है। नहीं यार लक्ष्य एकदम एंटी हो गया उसके। लक्ष्य थोड़ा एंटरटेनमेंट वर्जन है उसका, थोड़ा सा वियर्ड। हाँ सर अलग है, लक्ष्य अलग है। बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, वो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। हाँ ये तो आइंस्टाइन इक्वेशन है, मास लॉस एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब मास लॉस जितना हो रहा है वो एनर्जी में जा रहा है, तो उसका आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला ही लगेगा ना। अच्छा अच्छा ओके। चलो, ये ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये शायद मेंस में आया था ये क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर दो। यहाँ पे बोला है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करना है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे 19 एटॉमिक मास यूनिट के बाजू में जो इक्वल टू में लिखा है वो क्या है, लाइक थोड़ा अलग ये सा। ये हाँ ये 9 है बेटा, क्लोरीन का दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल मास। और ये पर न्यूक्लियन नहीं है बेटा, ये एम है। ओके सर।
आई जस्ट रिसीव्ड ए मैसेज फ्रॉम बीओ। हम उसकी बातें कर रहे थे, उसी का मैसेज आया। उसको COC 1 बैच ही मिला। ओह शिट। सही है सर। सर अभी टेलीपैथी वगैरह भी सीख रहा होगा वो, मेरे को लग रहा है। हाँ यार, पता नहीं। तो उसका रियल नेम क्या है? ईशान है ना उसका, नहीं, ईशान रिशान अभी। रिशान। रिशान रिशान। रिशान सर, आर। अच्छा, ईशान है क्या? ओके। हाँ। तो ये रियो क्या है? आ, उसने अपना निकनेम बना के रखा हुआ है। कनाडा से आया ना वो। नहीं सर, USA से आया सर वो। अच्छा, US से आया क्या? हाँ। बहुत खतरनाक इंग्लिश लिखता है यार वो, जब भी मैसेज करता है तो। सर अभी 1 महीने पहले पता चला था उसको हिंदी आती है, मतलब बोलनी भी। बोलनी भी आती है वो हिंदी तो। अच्छा ये। सर एकदम रोहित सर उसे बोले थे कि एक दिन वो ऐसा पूरा ऐसा लंबा सा टीका लगा के आया था। तो रोहित सर ने उसे पूछा कि कौन से मंदिर जाके आ रहे हो, तो वो एकदम ऐसा चौड़ में बोलता है मेरे घर पे ही मंदिर है। हाँ। सर और वो अच्छा। मैं एक सर अरे वो मैसेज टीका मांगा भी था। ऐसे जो थोड़ा। बाबा, सर वो टीका भी जो बाबा लोग लगाते हैं ना, एकदम बड़ा सा, एकदम व्हाइट कलर सा भभूत सा, हाँ सर, वैसे वो लगा जैसा के आता लक्ष्य था। लगाता है वैसा। मैं लक्ष्य कहा कहाँ लगाता है? सर लगाया था लक्ष्य ने एक दिन सर। तो सर मैंने कोई नहीं लगाया, बट वो एकदम जैसे भभूत वगैरह से व्हाइट कलर से लगा के आया था, वो इतना लंबा। तो अरे हिंदी थोड़ी बहुत आती होगी। लगता तो नहीं है उसको हिंदी आती है ऐसे। एनीवे, ट्राई करो ये क्वेश्चन यार। अपन कम बातें करते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं। एक बच्चे ने लिखा है वो IIT बाबा जैसा बनेगा। पता नहीं यार, हो भी सकता है। आप लोग मत बदलाना यार, IIT बाबा। सर पहले IITN तो बनने दो। हाँ, ये कौन बात भी बोलेगा? सही है। बन जाओगे यार IIT, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो तो बन जाओगे आप। सर अप्रोक्सीमेटली 7.7 आ रहा है मतलब। यस यस, हाँ सर, आप अप्रोक्सीमेटली पढ़ा रहे हो सेवन ना। पॉइंट सेवन आता है। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा भाई, खुद के पढ़ने से होगा। टीचर का कंट्रीब्यूशन कम होता है हाँ सर, पर अपना। कंट्रीब्यूशन थोड़ा तो होता है ना सर। थोड़ा ही होता है बस। बाकी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। आप कितना पढ़ाई करते हैं। 8 7 8 घंटे पढ़ना पड़ता है डेली, तब जाके आप IIT में जा सकते हो। सर कितना वापस हुआ एक बार? 7 to 8 आवर्स। ओके। उससे कम में बहुत मुश्किल है बेटा, है ना। उतना तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब वो बेर मिनिमम है। हाँ, बेयर मिनिमम है। आप देख लो ना, जितने भी IITs गए हैं उनसे पूछना वो कितना घंटा पढ़ाई करते थे। सर मेरे इधर हैं वो तो 11 करते थे मतलब। अरे मतलब मैं तो बेयर मिनिमम बता रहा हूँ ना यार। विदाउट क्लास 7 to 8 आवर्स। अब वो यार, वो आपके ऊपर, आप कैसे मैनेज करते हो टाइम, इसके हिसाब से। अब मान लो आपसे हो ही नहीं पा रही है स्टडीज, तो वो उतना कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हो, तो 7 to 8 आवर्स तो आपको कैसे ना कैसे करके लाना ही पड़ेगा। सर वो बिना क्लास के 11 घंटे करते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्लास करते ही नहीं थे। अरे क्लास तो इम्पोर्टेंट है। सर आपको ड्रॉपर्स पता थे है क्या? क्या सर आपको पता है लड़के सोसाइटी में कौन रहता था? रहता है अभी भी। कौन सर रहता ऑल है? ऑल इंडिया रैंक 1। ये क्या नाम है, 2018 से नहीं, 20 में 20। जो आया था? हाँ हाँ सर, हाँ। उसका नाम भूल गया, आकाश में ही तो वो पढ़ता था वो। चिदविल चिराग चिराग भी फैलोर। है। नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है, सॉरी। अरे वो आकाश से ही तो था वो। हाँ चिराग सर वो फैलोर। चिराग भैया हैं। फलोर, चिराग फलोर।
हाँ। सर लक्ष्य बोलता है कि वो टाइम पास में जेई देने गया और उसको एआर बन आ गया। अरे नहीं यार, ऐसा अरे नहीं है। सर सच्ची में वो उसकी मम्मी भी बता रही थी कि एडवांस के दिन वो सो रहे थे और उनको जगाना पड़ा क्योंकि उनका मतलब ऑलरेडी हो चुका था एमआईटी का ही डिसाइड। तो अरे तो वो अलग बात है, बट उसने पढ़ाई तो की होगी ना यार, पहले एक दिन हाँ पहले से सर क्या पढ़ाई होता है। करी होगी मतलब, लेकिन एडवांस के 3-4 घंटे पहले सो रहा है कोई तो अजीब लगता है। अरे वो तो उसके लिए कुछ है नहीं यार, वो बहुत ही ज्यादा शार्प बंदे थे। हाँ सर। वो सीओई बैच में था, उसमें आकाश में था ना उस टाइम पे। तो आकाश के सीओई बैच में था वो, नेशनल सीओई में। उसमें हमेशा टॉप ही करता था वो। सर वो क्या होता है सर? तो वहाँ का टॉप बैच होता है आकाश का, नेशनल लेवल पे। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर बस एक डाउट था, हमने वहां पे जो लिखा है बीई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने हम्म। डेल्टा एम तो 0.1572 है, हमने सी स्क्वायर को 931 लिया है। देखो हमने क्या किया। इफ डेल्टा एम 1 AMU है, तो बाइंडिंग एनर्जी आती है 931 के आसपास। ठीक है। तो वो कैलकुलेटेड है ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ लाइट पुट करने के बाद। अच्छा। क्योंकि एएमयू है ना, एएमयू को कन्वर्ट करना पड़ेगा ये सब चीजें। तो हम्म। उसको उसका ऑलरेडी हमने ध्यान रख लिया। तो यहाँ पे अगर 1 AMU के लिए 931 है, तो 0.1572 के लिए कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अच्छा वैसा लॉजिक। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। कि जिस रेट से रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके करता है, वो प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल है। टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट इंस्टेंट। ठीक है। तो सिंपल सा इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एन नॉट हो गया नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्टेंट्स इनिशियली। मोल्स में डील करेंगे हम इसमें। एन टी हो गया नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्टेंट्स एट टाइम टी। तो ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर का रेट का इक्वेशन है, देखिए ध्यान से। माइनस डी ए बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए टी। और यहाँ पे लैम्डा, सॉरी के को लैम्डा पुट करते हैं, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता था वो यहाँ पे लैम्डा है। ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट ऑर्डर वाला। ये पूरा का पूरा फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, अब ध्यान से देखोगे। ठीक है। हाँ सर। फटाफट लिख लो इसको, फिर एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं।
सर 1 सेकंड के लिए ऊपर लोगे क्या थोड़ा? क्यों सर? ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, जेई में आया हुआ है। आया किसी का आंसर? सर ऑलमोस्ट बस। बेटा फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले वाले में सिक्स हाफ लाइफ है, दूसरे वाले में थर्ड हाफ लाइफ है। मैंने हिंट दे दिया है बेटा। हाँ सर आ गया। नहीं हुआ क्या बच्चों? हो गया सर। हो गया सर। बेटा सिक्स हाफ लाइफ के बाद एनटी वन क्या हो जाएगा? एन नॉट टू रेस्ट पावर सिक्स। और थर्ड हाफ लाइफ के बाद दूसरा क्या हो जाएगा? एन नॉट टू रेस्ट पावर थ्री। अब ध्यान रखो, इन्होंने बोला रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियर। सर मुझे ये डिकेड का समझा नहीं मतलब सर, एक्स। NT1 N0/2/6 वगैरह।
सिक्स हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर। हाँ ln2/k होता है हाँ। बेटा वो हाफ लाइफ का फॉर्मूला, हाँ एनटी हाफ। का फॉर्मूला याद है? एटी अपन निकालते थे ए नॉट अपॉन टू रेज टू पावर एन, और वहां पे एन क्या होता हाँ था? सर नंबर याद है ऑफ याद हाफ है। लाइफ। हाँ ओके ये ठीक है समझ गया। और यहाँ पे डिकेड बोला है, डिकेड का मतलब आपसे एक्स पूछा गया है, एक्स आप कैसे निकालोगे भाई? एन टी क्या होता है? एन नॉट माइनस एक्स, एक्स क्या आ जाएगा? एन नॉट माइनस एन टू। तो एक्स वन बाई एक्स टू करना है, तो ये आ जाएगा बेटा। लाइक दिस, तो 9:8 आ जाएगा। ठीक है। सर वैसे इसको जीपी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना, उससे भी ज्यादा आसान लग रहा है। मतलब सीधा मतलब कट जा रहे हैं टर्म्स और सीधा मतलब आंसर आ रहा है इससे। ठीक है यार, थोड़ी ज्यादा मैथ्स हो जाएगी उसमें, अपन ये नहीं सर सिंपल बहुत तरीके से इजी कर। मतलब। सर जैसे मतलब ये तो कट ही रहा है, R-1 वाला टर्म भी कट रहा है, तो आर की मतलब 1/2 की पावर 6 - 1 अपॉन 1/2 का होल क्यूब -1, बस इतना ही है। इसी को सॉल्व करना है, बस फटाफट अरे हो तो रहा है। यहाँ पे भी यही तो करना है, सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। तो दैट इज वो सेम ही है बेटा जो आप कह रहे अच्छा हो, और आप यहाँ वैसे पे जो एन है नॉट करके लिख रहे हो बस वैसे। बस एन नॉट को कॉमन ले लोगे, तो आप जो बता रहे हो सेम ही तो है। ओके ओके हाँ हाँ सर ठीक है। वही आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये भी मोस्टली जेई मेंस में ही आया था। आ गया बच्चों? सर सर बस एक स्टेप बची है। 1/, हाँ सर आ गया।
करे बेटा डिस्कस। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ए एंड बी हैव डिके कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। At t is equal to 0, a sample has the same number of nuclei. स्टार्टिंग में हमारे पास दोनों के मोल सेम है, एनोड है। द टाइम टेकन फॉर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू बिकम 1/e², टाइम पूछा है। तो आपने क्या किया, आपने n1 का फॉर्मूला लगाया, n2 का फॉर्मूला लगाया, दोनों का रेशियो ले लिया बेटा इस तरीके से। और ये किसके बराबर दिया हुआ, 1/e²। तो ये आया e⁻⁴ t इज इक्वल टू e⁻²। तो यहाँ से टाइम क्या आ गया, 1/2 लैम्डा आ गया बच्चे। बोलो सिंपल क्वेश्चन था। हाँ कितने सर। लोगों से हो गया बेटा, रेज योर हैंड। कितने लोगों से हो गया था ये क्वेश्चन? काफी सारे लोगों से हो गया था, ठीक है। इजी क्वेश्चन ही पूछा था ये। चलो, अच्छा इसका एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। जो ऑफलाइन क्लास होगी ना 21 फरवरी को, उस दिन हम लोग करेंगे बचा हुआ पार्ट। सर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। सर खत्म हो गया क्लास? हाँ हाँ, क्लास हम माइंड अप करते हैं। मेरे तो आज 3 3 लेक्चर्स हो गए, ज्यादा एनर्जी बची नहीं थी, ठीक है। तो अभी तय रखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी बचा है जो अराउंड 45 मिनट्स लेगा, 40 to 45 मिनट्स। वी विल डू दैट इन नेक्स्ट क्लास, हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में सिलेबस में। सर ऑल राइट अच्छा बच्चों, लगा सर सुन के। थैंक यू सर। चलो थैंक यू बाय सर, बाय एवरीवन। सर। थैंक यू बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय थैंक सर। यू सर। तो थैंक यू सर, बाय।